नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। एमपीपीएससी आप प्री की तैयारी कर रहे हैं यदि, तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपका जो टॉपिक है वो तैयार होना बहुत आवश्यक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें करेंगे। अभी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसी के अनुसार हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम केवल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो एग्जाम पर आधारित होगा, और व्यर्थ की बातें ना करेंगे। हम मोटी मोटी चीज़ें लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आवश्यक हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैंने जानकारियों को हाईलाइट कर दिया है, और जो आवश्यक जानकारियां हैं एमपीपीएससी के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उस सभी टॉपिक को, उस सभी पॉइंट को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, यूनिट 10 की आपको समस्त वीडियो प्राप्त हो जाएंगी नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। प्री परीक्षा के यूनिट 10 की जो टॉपिक है एमपीपीएससी का, वो सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। तो हम आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ध्यान देना है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय में स्थायी संवैधानिक निकाय है। इस शब्द को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। संवैधानिक निकाय का अर्थ है कि ऐसी संस्था या ऐसा निकाय जिसका संविधान में जिक्र किया गया है। अर्थात भारत निर्वाचन आयोग का जन्म भारत के संविधान से हुआ है, इस कारण से इसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है ना। आपके टॉपिक में यूनिट 10 में संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय शामिल किया गया है। इसमें क्या है, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो परीक्षा में अगर पहला सवाल ही पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, स्थायी संवैधानिक निकाय है, अस्थायी संवैधानिक निकाय है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में कहीं पर जिक्र भी हुआ होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पूरी तरह से। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी, ये याद रखिएगा, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा संविधान में भाग 15, हमारे संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329, 324 से लेके 329 आर्टिकल में संविधान में निर्वाचन से संबंधित उपबंध मतलब निर्धारित किए गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की बात आर्टिकल 324 से 329 के बीच में बात की गई है। इसके अलावा पहले चुनाव आयोग एक सदस्यी था, मतलब एक मेंबर हुआ करते थे जो केवल मुख्य आयुक्त हुआ करता था, परंतु अक्टूबर 1993 से अब इस आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि एक सदस्य से 3 सदस्य बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी, और 3 सदस्य जो होते हैं उसमें एक जो सदस्य होता है, एक आयुक्त होता है, जो 2 बाकी के निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी पावर कैसी होती है, क्या इन तीनों की पावर सेम होती है या मुख्य चुनाव आयुक्त की पावर ज़्यादा होती है और बाकियों की थोड़ा सा कम होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन है आपका, वो जो कमिश्नर, और एक निर्वाचन आयुक्त है। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दूसरा क्या, 2 निर्वाचन आयुक्त हैं मुख्य के अलावा, मतलब 3 सदस्य होते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी में इस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में देखते हैं, ये आज तक की अपडेट है, आज की डेट है, आज शायद 9 नवंबर 2023 पर हम बैठे हुए हैं। इस डेट तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। ये राजीव कुमार जी की तस्वीर है। इसमें एक अपडेट मैं और शामिल कर देता हूं कि 1 सितंबर 2020 से भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। पहले ये निर्वाचन आयुक्त थे, अब वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त तो हैं लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले राजीव कुमार जी केवल निर्वाचन आयुक्त थे, अब वर्तमान में 15 मई 2022 से 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है।
तो संख्या एक तो याद रखिएगा 25वें, ठीक है। और वर्तमान में राजीव कुमार, तो एक राजीव कुमार हो गए। दूसरे दो अन्य सदस्य होते हैं जो निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में होते हैं, उनमें हैं श्री अनूप चंद्र पांडे जो निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्होंने 5 जून 2021 को निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। इसके अलावा जो तीसरे मेंबर हैं उनका नाम है श्री अरुण गोयल, निर्वाचन आयुक्त हैं। 21 नवंबर 2022 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। लगभग 1 वर्ष इनको समय हो गया है। अब मेन बातें करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सवाल कैसे सवाल बन सकते हैं एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में, साथ में मेंस के एग्जाम को भी ये सिलेबस कवर करता है ये टॉपिक। 1989 में 1989 की बात हो रही है। 1989 में मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, यानी वोट देने की जो उम्र सीमा थी पहले 21 वर्ष थी। 1989 में यह उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। अब 21 वर्ष से 18 वर्ष की जा रही है, यानी जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, कार्य जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके लिए मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि होगी। अचानक 21 उम्र थी, अब 18 कर दिया गया, तो ज़्यादा कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे वोट डालने के लिए, तो संख्या में भारी वृद्धि हुई। इस बढ़े हुए कार्य से निपटने के लिए सरकार ने 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त को क्या किया, पदभार में लाया। कुछ समय पश्चात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया, फिर से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया। देखिए कंडीशन क्या है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दी गई मतदाताओं की 1989 में। फिर एक तो पॉइंट यही ध्यान रखिएगा कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 1989 में किया गया। दूसरा कि 2 अतिरिक्त सदस्य और ला दिए गए, मतलब 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त निर्धारित किए गए, यही जो निर्वाचन अभी हमने देखा। फिर कुछ समय पश्चात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया और पुनः पहली स्थिति में ला दिया गया, मतलब इसको फिर से 1 सदस्य कर दिया गया, अल्पकाल के लिए किया गया था ये। फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है वर्तमान में आखिर कैसे 3 सदस्य हो गए। अक्टूबर 1989 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। क्या कहा जा रहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, एक अध्यादेश जारी करते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर देते हैं। मतलब पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब इसको फिर से 1 कर दिया गया था, अब पुनः 2 नरसिम्हा राव जी इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी और यह प्रावधान कर दिया गया कि निर्वाचन आयोग सभी निर्णय या तो सर्वसम्मत से लेगा अथवा बहुमत से लेगा। मेजोरिटी पर 3 सदस्य कर दिए गए, 1 2 3। अब ये जो कोई निर्णय लेंगे तो ये तो सर्वसम्मत से लेंगे या तो मेजोरिटी पर लेंगे, यानी जिसकी तरफ 2 हो जाएंगे जिस निर्णय की तरफ, उस वही निर्णय इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब जो मुख्य आयुक्त था उसने इसको क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतिम आदेश जारी किया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोनों आयुक्तों से उच्च माना नहीं जाएगा। क्या किया जा रहा है कि जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त से उच्च नहीं माना जाएगा, नहीं माना। ठीक है। 1994 में संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाकर निर्णय लिया गया ताकि 83वें संविधान संशोधन को पास किया जा सके। ये 83वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तथा दोनों आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान अधिकार प्रदान किया जा सके। देखिए मसला क्या है, एक निर्वाचन आयुक्त से आपने 3 निर्वाचन आयुक्त कर दिया। अब निर्णय लिया गया कि इनकी जो पावर होगी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होगी। मान लीजिए कि एक मेंबर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। सरकार प्रयास कर रही है कि इन तीनों की पावर सेम हो। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसकी पावर ज़्यादा होगी, बाकियों की पावर थोड़ा सा कम होगी, मतलब मुख्य निर्वाचन अपनी भूमिका में रहेगा। इसके बाद 83वें संविधान संशोधन को पास किया जा सके, इसके लिए क्या किया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन 1994 में।
और दोनों आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के समान अधिकार प्रदान की जाने की बात की जाती है, परंतु विधेयक में अस्पष्टता के कारण, मतलब अस्पष्ट था, इस अस्पष्टता के कारण सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया, मतलब ये पारित नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जुलाई 1995 में जुलाई 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ की एक बैठक बुलाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की केंद्र की विरोध याचिका को रद्द करते हुए एक मत से यह निर्णय लिया कि केंद्र द्वारा 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अवैध है तथा इन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त हैं। इन आयुक्तों को मुख्य, है ना, मतलब आप ये मानिएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 5 सदस्यीय पीठ बैठाई गई, यह निर्णय दिया गया कि केंद्र द्वारा 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अवैध है तथा इन दोनों आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त हैं। ये अवैध इसको घोषित कर दिया गया। कुल मिला के जो मेन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है, संविधान से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसका निर्माण संविधान से किया गया है। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है। निर्वाचन के बाद हम देखते हैं नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये तो ठीक है, आवश्यक है, मतलब अगर कोई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो जाता है तो उसमें अलाभकारी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, जैसे उसकी वेतन की कटौती नहीं करेंगे इत्यादि। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ये परीक्षा में सवाल बन चुका है भाई। क्या है सवाल? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगला, निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान जो बचे हुए हैं उसको हम देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये थोड़ा सा शब्दों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब जब आयोग का गठन होगा उसमें निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से ही किया जाएगा और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये तो क्लियर ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यदि आपको जल्दी लग रहा हो तो देखिए समय कम है और यदि आप चाहेंगे तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम में एक सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में सबसे जाइएगा, फिर वहाँ पर देखिएगा एग्जाम पॉइंट बाला, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है एग्जाम पॉइंट ऑफ बाला। इसमें आप जाएंगे तो ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन के बराबर वेतन भत्ता मिलेगा, ये क्लियर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समान होगा, ये भी ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु, मतलब 6/65 आप याद रखिएगा। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए 6 वर्ष पूरा होने से पहले वो 65 वर्ष की हो जाते हैं तो उनको समय सीमा समाप्त हो जाएगी, मतलब
अधिकतम 65 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए और 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई 64 ईयर में बना, ठीक है, और 64 ईयर में बना है तो वो 65 तक ही जाएगा, मतलब 1 वर्ष ही बन पाएगा। पर यदि मान लीजिए कोई बन जाता है 55 में, तो 55 में बना तो इसमें 6 वर्ष जो ऐड कर लीजिए आप, 61 तक जाएगा। लेकिन उम्र सीमा उसकी 65 के अंदर है तो 61 में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। ये तो बहुत ही खास पॉइंट है, मतलब संसद ही हटा सकती है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेन और चीज़ें देखते हैं क्या परीक्षा में सवाल बन सकता है। निर्वाचन आयोग के कार्य, द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार करना, ये मुख्य कार्य है। सभी योग्य मतदाताओं का पंजीयन कराना, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव में चुनाव चिन्ह प्रदान करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, संसद व विधान मंडल के सदस्यों को आयोग के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना कि कौन सी मतलब संसद अयोग्य है, मतलब अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम भी यही करता है। विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है और विधानमंडल का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुनावों की जांच करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए समय का निर्धारण करना। इसके अलावा हर समय मतदाता सूची को अपडेट करना, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, कुछ विशिष्ट स्थितियों में चुनाव को स्थगित करना अथवा रद्द करने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ये तो आप ध्यान रखिएगा कि भाग 15 में है, यानी पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन, भारत का 15वां निर्वाचन आयोग जो भाग 15 में है। तो भारत 315वां शब्द जो मिस हो गया, तो भाग 15 से मेरा मतलब है ना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 324 में है। ये आप संविधान में भी पढ़ सकते हैं। यानी आप मोटा मोटा ये याद रखिएगा कि 324 से लेकर 329 तक बात की गई है। इसी कारण तो निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक निकाय कहा गया, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संविधान से हुई है। तो संविधान 324 के अनुच्छेद में आपने देखा क्या लिखा है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना। इसकी शब्दावली आप समझ जाएंगे। अनुच्छेद, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, आप एग्जाम पॉइंट वाला टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर नमस्ते गुरुजी क्लासेस आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आपको यहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधान मंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा और शॉर्ट में याद करने के लिए बहुत सही तरीका है। यहाँ पे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब कोई अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहिए, नेशनल, ये मान लीजिए कि पार्टी बनना चाह रहा है कोई दल, तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहले लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 29 का, यानी 29A, ये इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया है। उसमें 1951 का जो एक्ट है उसकी धारा 29A में अधीन राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा
चुनाव के किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% वोट उसको पाना चाहिए। मतलब अगर वोट मिलता है तो 4 अथवा अधिक राज्यों में उसको क्या करना चाहिए, ये 6% से ज़्यादा मत प्राप्त करना चाहिए वैध मतों का। इसके अलावा इसके कि एक राज्य अथवा राज्यों में विधानमंडलों को कम से कम 4 सीटें मतलब जीतनी होंगी। ये यदि मान लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आम आदमी यदि राष्ट्रीय दल बनना चाह रही है, हालांकि आम आदमी राष्ट्रीय दल है, यदि कोई पार्टी और मान लीजिए आम दल, मान लीजिए हमारा ही नमस्ते पार्टी हो गई, नमस्ते पार्टी है ना, नमस्ते पार्टी यदि राष्ट्रीय दल बनना चाह रही है तो उसे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में कम से कम 4 सीटें जीतनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में सीटें हैं या कम से कम विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों, वो जो कम से कम सीटें यानी 4 सीटें जीतनी हो, यही वाली बात है। इसके अलावा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ईवीएम का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसके 2 यूनिट में तैयार किया जाता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है और दूसरी बैलेट यूनिट होती है। तो ईवीएम मशीन को 2 यूनिट में तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसके अलावा देखते हैं ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है और बैलेट यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। ठीक। इसके अलावा ईवीएम को 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन की तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी TEC द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया है। ईवीएम का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग उपरोक्त 2 उपक्रमों द्वारा की जाती है। एक होता है VVPAT युक्त ईवीएम का पहली बार जो उपयोग किया गया था उसको नागालैंड में 51 के नोक्सेन अनुसूचित जनजाति विधानसभा के क्षेत्र में निर्वाचन में किया गया था। ये ईवीएम का पहला उपयोग है। लेकिन आप आमतौर पर केरल जानते हैं तो हम इसको भी देखते हैं। ईवीएम को पहली बार 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल ही है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन विधानसभा में उपचुनाव अप्रैल 1982 में है ना। लेकिन इस मशीन का प्रयोग पूरा चुनाव कराने के लिए गोवा राज्य में पहली बार पूरी तरह से ईवीएम के द्वारा वोट पड़ा था। तो एक गोवा राज्य याद रखिएगा, एक केरल, ठीक, और नागालैंड को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त ने 2009 में निर्वाचन प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से अपनाया। इसके अलावा देखिएगा भारत निर्वाचन लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IDEA स्टॉकहोम स्वीडन का एक सदस्य है। भारत लोकतंत्र निर्वाचन सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है IDEA जो स्टॉकहोम में है स्वीडन में, उसका एक सदस्य देश भी है। तो ये यूनिट 10 का हमने पूरी तरह से आपको भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बातें की और आपके पास ये निर्वाचन आयोग तैयार है यूनिट 10 का। यूनिट 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम आपके पास ला रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है नमस्ते गुरुजी क्लासेस। नमस्ते गुरुजी क्लासेस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और MPPSC, व्यापम, MPSI, MP टेट, जेल पहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस की जो मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाएं हैं उनकी निःशुल्क तैयारी हम कराते हैं नमस्ते गुरुजी क्लासेस पर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट वाला। इसको यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाई गई समस्त PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी होगी और आप परीक्षा में फोड़ देंगे इस बार। तो MPPSC प्री की तैयारी में आप जोर से लगे रहिए। थैंक यू सो मच।